बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिक वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के एमसीक्यू क्या हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी साइकोलॉजी पोस्ट और साइकोलॉजी एग्जाम के लिए। इसके अलावा पीपीएससी, एफपीपीएस और इसके अलावा सीएसएस और जो भी किसी किस्म की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्लिनिकल साइकोलॉजी के एमसीक्यू हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, फॉर साइकोलॉजिस्ट हु वर्क इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं मेंटल हेल्थ सेटिंग में उनके लिए कौन सा ऑप्शन रिलेवेंट है। इसमें से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से जो पहले ऑप्शंस हैं, पहले 3 ऑप्शन, उनमें से कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है। सबसे रेलेवेंट ऑप्शन जो है वो है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लियर द रेफरल क्वेश्चंस फॉर अ क्लाइंट टू मेक इट रियलिस्टिक एंड आंसरेबल। यानी कि जो भी हम क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते हैं उनको क्लेरिफाई करना साइकोलॉजिस्ट का काम है, ताकि हम अच्छे से अच्छा आंसर ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस हिस्ट्री डेटा फॉर क्लाइंट इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग। केस हिस्ट्री डेटा इज़ अकॉर्डिंगली टू द एपीए, यानी कि एपीए के स्टाइल के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, और जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको एपीए का स्टाइल जो होता है वो कॉपी करना होता है, या उसका जो फॉर्मेट होता है वो कॉपी करना होना ज़रूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द क्लिनिकल इंटरव्यू इज़ अ यूजफुल साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक फॉर साइकोलॉजिस्ट हु वर्क इन द मेंटल हेल्थ सेटिंग बिकॉज। यानी कि जो केस हिस्ट्री है, ये क्लिनिकल इंटरव्यू है, वो लेना क्यों ज़रूरी है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए इन मेंटल हेल्थ सिचुएशन में। तो जी सेटिंग में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड कैन बी कलेक्टेड वेरी क्विकली। यानी कि उसमें सारी तरह की हिस्ट्री आ जाती है और उसमें हमें सारी जो होती है वो डेटा अवेलेबल होता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रेजेंटिंग सिचुएशन क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं। तो जो इसकी होती है, मतलब ये लॉट ऑफ हिस्ट्री हमें देता है क्लिनिकल इंटरव्यू किसी भी क्लाइंट के बारे में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू का बेसिकली फंक्शन होता है इन्फॉर्मेशन जमा करना। ठीक है, उसके बाद जो आइडेंटिफाइंग मालग्रीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और स्टैब्लिश करना रेपुटेशन को। सो वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इसका काम नहीं होता, बल्कि वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट या किसी भी किस्म के टेस्ट लगाने के बाद होती है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्फॉर्मेशन कॉमनली ऑब्टेन ड्यूरिंग अ क्लिनिकल इंटरव्यू इंक्लूड, कि कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो कि क्लिनिकल इंटरव्यू के दौरान ली जाती है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। नीचे वाले जो ऑप्शन है वो डेमोग्राफिक डेटा से हैं, तो डेमोग्राफिक डेटा कभी भी नहीं लिया जाता क्लाइंट का, बल्कि जी क्लाइंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसकी मेडिकल, फैमिली, एजुकेशनल, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड एटीट्यूड टूवर्ड द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि उसकी इनसाइट चेक की जाती है। ठीक है, कि उसको पता भी है कि उसको मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अलावा उसकी जो हिस्ट्री होती है ऑल ओवर द सेटिंग्स, वो सारी ली जाती है एक क्लिनिकल इंटरव्यू में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर यूजली कवर इन मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा, अपेरेंस, ओरिएंटेशन, टेंडेंसी टू लाई, थॉट, कंटेंट का थॉट जो होता है, एंड प्रोसेस एंड इंसाइट। ये चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में देखी जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी केस हिस्ट्री का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DSM-4 TR वॉज पब्लिश्ड बाय। डीएसएम जो होती है वो हमेशा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन उसको पब्लिश करता है। साइकोलॉजिकल पे ना लगाइएगा बल्कि साइकेट्रिक एसोसिएशन पर लगाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमनली यूज इंटेलिजेंस टेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि कौन सा ऐसा कॉमनली यूज इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो वो जी स्टैनफोर्ड वीने का टेस्ट है इंटेलिजेंस का, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द रोशा प्रोजेक्टिव टेस्ट डिज़ाइन टू मैयर। यानी कि रोशा प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो किस लिए मैयर के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली वो अनकॉन्शियस डिज़ायर, अनकॉन्शियस इंटेंशन और ड्रीम्स के बारे में होता है। सो आई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ यूजली, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, हमेशा याद रखें कि असेसमेंट जो है वो होती है, टोटल होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो एक टोटली अलग एरिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जी। इसमें उसमें हमसे पूछा है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट को अगर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से कंपेयर किया जाए तो वो क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करती है। बेसिकली वो हमें जो रेफरल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देती है। ठीक है, लेकिन टेस्टिंग जो होती है वो उस चीज़ को एक तरफ हमें डायग्नोसिस की तरफ लेके जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अंडरटेकिंग टू आंसर मोर कम्प्लेक्स रेफरल क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्राइमरी यूज्ड फॉर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्यों की जाती है। अब देखें, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होती है इन सारे ऑप्शंस
में से रिपोर्ट राइटिंग इज़ द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद जी हमारे पास है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ अ सब प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज सब प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट में फॉर्मल असेसमेंट का पार्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करना। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी साइकोलॉजिकल टेस्ट आर बेटर देन मीन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट बिकॉज दे आर, यानी कि अब साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात पूछ रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों बेहतर होते हैं, क्योंकि जी ये सुटेबल होते हैं फॉर मेलिंग आर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जो चीज़ हम डाउट कर रहे हैं या जो चीज़ हम कंसीडर करें कि ये हो सकती है उसको ये कन्फर्मेटी देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजली यूज्ड इन द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि बाकी ऑप्शन है, लेकिन बी ऑप्शन काउंसलिंग जो है वो नहीं दी जाती। काउंसलिंग जो है बल्कि वो एक फॉलोअप में दी जाती है, यानी कि असेसमेंट और डायग्नोसिस के बाद दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विशलर एडलर इंटेलिजेंस स्केल इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश टेस्ट, यानी कि ये किस की एग्जांपल है, ये जी इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें वर्बल और इसके अंदर परफॉर्मेंस टेंस दोनों होता है। सो ये इंडिविजुअली जो है वो अप्लाई किया जाता है, ग्रुप वाइज नहीं किया जाता है। उसके बाद है जी MMPI इज़ एन एग्जांपल ऑफ कार्ल टेस्ट, यानी कि ये किस किस्म का टेस्ट है जी, ये सबसे पहले क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, यानी कि ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया ये उसी चीज़ की क्वालिटी को बताता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट तब यूज़ की जाती है जब अप्रोप्रिएट होती है, यानी कि जब ज़रूरत महसूस की जाती है तभी हम उसको यूज़ करते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ साइकोलॉजी डज नॉट यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट इन प्रैक्टिस। कौन सा ऐसा एरिया है साइकोलॉजी का जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस में नहीं यूज़ किए जाते। फॉरेंसिक में किए जाते हैं, एजुकेशन में भी किए जाते हैं IQ मैयर केयर करने के लिए, और इसके अलावा क्लिनिकल में तो मस्ट है, लेकिन सोशल सेटिंग में नहीं किए जाते। ठीक है जी। उसके बाद है अ साइकोलॉजिकल रिपोर्ट शुड डायरेक्ट एंड एडुकेट आंसर द रेफरल क्वेश्चंस, यानी कि जो भी रेफरल क्वेश्चंस आए हैं बने हैं उनको डायरेक्टली या एडुकेटली आंसर करती हो आपकी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट। ठीक है जी। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसके बाद है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ साइकोलॉजिस्ट टू मेंटेन अ क्लियरली लेबल्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ केस सीन बिकॉज, यानी कि क्यों हमें ज़रूरी होता है कि हम रिकॉर्ड बनाएं या उसको रखें वेल ऑर्गेनाइज्ड करें, क्योंकि जी इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ APA, यानी कि ये APA की रिक्वायरमेंट है कि जो केस हिस्ट्रीज़ हैं उनको मेंटेन रखा जाए, उनको मतलब कि साथ साथ अपडेट करते जाया जाए ताकि क्लाइंट की प्रोग्रेस का और क्लाइंट की डेवलपमेंट का पता चलता जाए। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एक्सटेंसिव सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइन इशूड बाय APA इज़ कंसर्न विद, यानी कि ये किस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न करता है, जो भी एथिकल गाइडलाइन है बेसिकली वो कंसर्न करते हैं इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के साथ, यानी कि इजाज़तनामा आप अपने क्लाइंट के साथ जो भी एक्टिविटी करेंगे या जो भी आप उससे टेस्ट अप्लाई करेंगे, जो भी हिस्ट्री लेंगे या जो भी इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा उसकी इजाज़त जो है वो आप क्लाइंट से लेंगे। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट इसका एथिकल गाइडलाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी एथिक कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड बिहेवियर्स, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी गाइडलाइन हमेशा इसीलिए दी जाती है ताकि जो भी किसी किस्म का बिहेवियर या एक्ट है उसको प्रॉपर्ली गाइड किया जा सके और इन इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को रिड्यूस किया जा सके। तो ऑप्शन डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है जी इफ़ अ साइकोलॉजिस्ट इज़ नॉट मेंबर ऑफ साइकोलॉजी सोसाइटी ही और शी, यानी कि अगर जो साइकोलॉजिस्ट है वो किसी भी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का या सोसाइटी का मेंबर नहीं है तो क्या कर सकता है वो। इसका बी ऑप्शन है कि डज नॉट नीड टू फॉलो द एथिकल गाइडलाइन इशूज बाय द सोसाइटी, यानी कि जो भी सोसाइटी की किसी भी सोसाइटी की जो गाइडलाइन होगी फिर उस पर लागू नहीं है कि वो उसको फॉलो करे, वो सिर्फ APA को फॉलो करेगा। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एथिक इज सेम एज मोरालिटी, यानी कि जो हमारे इखलाकियात हैं वो हमारे एथिक्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, यानी कि कौन सा इनमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। ये सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, लेकिन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एन IQ टेस्ट डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि IQ टेस्ट जो होता है वो किस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं करता, ये किस चीज़ के बारे में नहीं बताता। सबसे पहली बात जी वो गुड प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर नहीं होता, वो बिहेवियर्स के बारे में कभी भी नहीं बताता बल्कि सिर्फ IQ और इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। ठीक है जी। द वेस्टर्न एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल कैन बी यूज टू असेस एलिजिबिलिटी फॉर, ये बनाया ही गया था तब जब स्पेशल नीड एजुकेशन वाले जो बच्चे थे उनको सेपरेट करना था जो नॉर्मल बच्चे थे, तो ये इस टाइम में मकसद में बनाया गया था, इसलिए जी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर टेस्ट री टेस्ट रिलेबिलिटी, द टेस्ट विल प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कि री टेस्ट का मतलब होता है हम टेस्ट को बार बार अप्लाई करें किसी भी सिचुएशन में लेकिन वो टेस्ट का रिजल्ट जो है सेम आए, तो मतलब उसमें टेस्ट री टेस्ट रिलेबिलिटी है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी जो होती है वो हमेशा कंपैरिजन रिलायबिलिटी होती है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द डिग्री टू विच क्लिनिशियंस विल एग्री ऑन इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट। यानी कि जब दो लोग जो है वो किसी भी इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग ऑफ टेस्ट के ऊपर मतलब कि वो कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, तो हमारे पास इंटर-रेटर वेरिएबिलिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द को-करंट वेरिएबिलिटी। आप मेरे चैनल पर वेरिएबिलिटी और वैलिडिटी की वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ बताया हुआ है, सारी इसकी टाइप्स बताई हैं और सारे इसकी डेफिनेशंस भी। सो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं जी वापस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है को करंट वैलिडिटी के बारे में। को करंट वैलिडिटी जो है वो है जी, द नोशन दैट स्कोर ऑन द टेस्ट को रिलेट हाईली विद द स्कोर फ्रॉम द टेस्ट दैट मेजर सेम एट्रीब्यूट्स। यानी कि जी जो टेस्ट में को रिलेशन होता है उसके बारे में बताती है जी को करंट वैलिडिटी। यानी कि ये टेस्ट कितना ज़्यादा उसके एट्रीब्यूट्स के साथ मैच करता है और कितनी ज़्यादा उसके साथ वैलिडिटी देता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिडिटी रेफर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि फेस वैलिडिटी जो है वो किससे मतलब कि फॉलोइंग में से मैच करती है। ये है जी, दिस नोशन दैट एन असेसमेंट मेथड में अपीयर टू वैलिड सिंपली बिकॉज इट हैज़ क्वेश्चन विच इंट्यूशनली सीम रेलिवेंट टू द ट्रेट एंड करेक्टरिस्टिक बीइंग मेजर्ड। मतलब फेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस चीज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया है एक्चुअल में वो पर्पज़ पूरा हो भी रहा है, या वो करेक्टरिस्टिक वो ट्रेड्स पूरे हो भी रहे हैं, उनको मेजर किया जा भी रहा है कि नहीं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जी हम चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू तरफ, जो है जी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ अ नोशन दैट रेफर टू। यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का पूछा है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है कि किस थ्योरी की बेस पर हमने वो टेस्ट डेवलप किया और वो कितना ज़्यादा वैलिड है उस थ्योरी के साथ। सो जी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द डिग्री टू विच द आइटम इन द टेस्ट कंसिस्टेंटली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि वो थ्योरी में जो भी पार्ट्स जो भी चीज़ें कंसीडर की गई हैं, जैसे डिप्रेशन का टेस्ट है, डिप्रेशन में उसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद सैडनेस, तो ये रिलेटेड आइटम्स हैं, तो ये होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मौजूद है उसके अंदर। ये थी जी मेरी आज की वीडियो क्लिनिकल साइकोलॉजी के एमसीक्यू के ऊपर। अगर आप में से कोई भी इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा फेसबुक के ऊपर या फिर जीमेल के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।